ताकत नहीं थी, भरोसा भी नहीं था। मौत हमारे सर पे मंडरा रही थी, लेकिन जब उसने काली माँ के साथ ने उस राक्षस का सर धड़ से अलग किया ना, उस दिन बहुत सालों बाद हम मौत के सर पर नाचे। उसकी तलवार की रफ्तार से एक हवा पैदा हुई था। उस हवा ने नटराज जी के हर एक को सांसें दे दी। एक सलाह देता हूँ, आप उसके खिलाफ जाने की जरूरत मत करना साहब। जय श्री राम। योगेश आनंद कालिका सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, जैसे मैंने कल कहा था कि सातारा में बीमार शाहू को देखने के लिए पिलाजी गायकवाड़ और रघुजी भोसले, इन दोनों को शाहू ने बुलाया था। असल में बात ये थी कि दोनों का जो व्यक्तिशाह वितुष्ट नाना के साथ था, उस वितुष्ट को सामोपचार से मिटाने की शाहू ने वैयक्तिक तौर पे कोशिश की थी। उसने हर एक को अपना कार्यक्षेत्र और हर एक की रियासत की अपनी सीमाएं, ये दोनों शाहू ने निश्चित करके दी एक, और ये भी उन दोनों पे समझा दिया कि एक दूसरे के क्षेत्र में बिना अनुमति जीएसटी वसूली आप नहीं कर सकते। ये शाहू ने बजाया था। शाहू तो हर प्रकार की कोशिश यही कर रहा था कि किसी भी तौर पे अपने ही मराठी सरदारों में जंग ना छिड़े। उपक्रम तो स्तुत्य था। वैसे इसके पहले बाजीराव ने सर्वप्रथम, हम जानते हैं कि मालवा और बुंदेलखंड का महत्व जाना था। मैंने आपको बताया 1715 से मराठा इन मालवा और बुंदेलखंड के क्षेत्र में अपनी पैर जमाने की कोशिशें शुरू कर चुके थे, लेकिन बाजीराव की नज़र तो दिल्ली पे थी, और दिल्ली पे नज़र रख के मालवा की योजना बाजीराव ने सर्वप्रथम बनाई। जाहिर है मेहनत रंग लाई। गुजरात और मालवा, इन दोनों क्षेत्र में मराठी सरदारों ने आगे जाके अपना वर्चस्व सिद्ध कर लिया। वैसे 1734 में जैतपुर की लड़ाई के बाद राजा छत्रसाल ने 1/3 अपना राज्य देके मराठाओं को बुंदेलखंड में भी अपना पांव मजबूती से रखने में मदद दी। गोविंदराव खरे यानी गोविंदराव बुंदेला, सागर के अपने रियासतदार, तो इन गोविंदराव बुंदेला की मदद से सागर जैसे जगह पे मराठी कायम हो सके। 1742 में नाना जब जीएसटी संकलन के लिए उत्तर के अभियान में घूम रहा था, मैंने जैसे परसों मैंने बताया, उस प्रदेश में मल्हार कृष्ण और राणोजी शिंदे भी उसके साथ थे। ये भी मैंने आपको बताया। अब 1742 में मल्हार कृष्ण और राणोजी शिंदे एक साथ झांसी में रुके। उस दिन, उस रात झांसी के उनका जो शिविर लगा था, उस शिविर में ओरछा वासियों ने हमला बोल दिया। लिखते हैं 2 सरदारों का सर ओरछा वालों ने कलम करके उठा के ले गया। अब ये तो बहुत बड़ी घटना थी। अब ये 2 सरदार कौन है, ये आज तक किसी को नहीं मालूम, क्योंकि उनके नाम सभी बखर हो, जो भी इतिहासकार हो, उनकी पुस्तकों से उनके दोनों नाम गायब है। ये खबर बहुत बड़ी थी तो तुरंत पुणे पहुंची। जैसे पुणे पहुंची, नारोशंकर तात्काल ओरछा के लिए रवाना कर दिए गए। नारोशंकर ने सीधे ओरछा पे हमला किया। ओरछा नरेश को कैद कर लिया और पूरी ओरछा नगरी पे गधों की मदद से नगरी को जमी दोस्त कर दिया। मित्रों, यही
यही ओरछा है जिसके नरेश थे वीर सिंह देव। यही वीर सिंह देव ने जहांगीर के कहने पे अबुल फजल को काट डाला था। वीर सिंह तो मुगलों के परम मित्र आखिर तक बने रहे। देखिए ना, जहांगीर के मित्र प्रेम में राजा ने वहां महल भी निर्माण करवाया। और यही मानसिकता ने 100 साल बाद भी झांसी के रानी लक्ष्मीबाई के विरुद्ध ओरछा वालों ने लड़ाई भी की। आप मेरा वो माता लक्ष्मी का एपिसोड आप जरूर सुने। 1743 में नारोशंकर ने पृथ्वी सिंह को न सिर्फ कैद किया बल्कि 10 लाख रुपए की उससे वसूली भी की। लिखा है, गाढवाचा हल चालवून खोडून काढले। गाढव यानी गधा। गधे की मदद से हल चलाया, पूरी नगरी जमी दोस्त करून की गई। ये गधे का हल चला के नगरी को पूरा समतल किया गया, ये कह सकते हैं। पृथ्वी सिंह को श्रृंखला बंधन में ओरछा में ही किले के बुरुज पे कैद कर लिया गया। ओरछा पूरा का पूरा नारोशंकर ने बर्बाद भी किया और बाद में नारोशंकर ने ही ओरछा को आबाद भी किया है। छत्रसाल ने तो 1/3 राज्य दे दिया था, उसमें झांसी भी मराठों के पास था। इस विजय के शिल्पकार राणोजी शिंदे के पास ओरछा का अधिकार आ गया तथा मल्हार कृष्ण को बरुआ सागर का अधिकार प्रदान किया गया। अब नारोशंकर 1756 तक यही ओरछा में रहा। अगले 13 साल 3 मराठी शासक ओरछा पे उन्होंने राज किया। रघुनाथ राव हरी जुन्नर सुबह के एक प्रमुख थे, उन्हें झांसी भेज दिया गया। 1770 तक ओरछा का महत्व बिल्कुल समाप्त हो गया। आगे 1795 में शिवराम हरी को इस सूबे का प्रमुख बना के पेशवाओं ने भेजा और सूबेदार ने वहां पे 1795 में जल समाधि ले ली। मित्रों, आप स्थित्यंतर देखिए। 1742 में नारोशंकर ने पृथ्वी सिंह को कैद कर लिया, ओरछा जीत लिया। 1743 में नाना लगभग 1 साल ओरछा में ही रहा, जो मैंने बताया था आपको। मराठी इतिहासकारों ने इसका नाम ओरछा के बजाय बोडसा लिखा है, बोडसा। ये ओरछा ही है। मराठी इतिहासकारों ने, तात्कालिक जो इतिहासकार थे, उन्होंने बोडसा लिखा है। पृथ्वी सिंह का परिवार के हाथ से ओरछा तो निकल गया। उसके बाद वहीं ओरछा से 100-150 किलोमीटर दूर टेहरी नामक एक जगह है, वहां पृथ्वी सिंह के परिवार ने अपनी राजधानी बनाई। मराठे भी इधर झांसी में स्थिर हो गए। राजा वीर सिंह देव ने बलवंत नगर में एक किला निर्माण किया था। ये वही झांसी का किला है। नारोशंकर ही वास्तव में इस नव झांसी का निर्माता हम कह सकते हैं, क्योंकि जैसे नारोशंकर ने ओरछा बर्बाद किया था, तभी सारे बल प्रयोग करके ओरछा वासियों को झांसी में रहने के लिए नारोशंकर ने ही मजबूर किया था। जाहिर है अनेक महाराष्ट्रवासी भी बाद में झांसी में आके बस गए। नारोशंकर कारण देता है। उसका मानना था कि झांसी दोआब के रास्ते में पड़ता है। महाराष्ट्र से दोआब यानी गंगा और यमुना के दोनों नदियों के बीच का क्षेत्र। मराठी में 2-3 शब्द है, हिंदी पता नहीं, गूगल पे सर्च मैंने नहीं किया, तो हम वही बेसिन कहिए आप। तो इस गंगा और जमुना के बेसिन में दोआब से दक्षिण की तरफ
व्यापार में वृद्धि होगी, ये नारोशंकर का कहना था। और इसीलिए उसने ओरछा छोड़ के सबको झांसी में रहने को मजबूर किया। क्या हुआ? दोआब से दक्षिण की तरफ व्यापार में जबरदस्त वृद्धि हो गई। कुछ ही समय बाद झांसी व्यापार केंद्र बन गया और सदन होता गया। तो नारोशंकर यहां पे सही था। महादजी गोविंद हिंगणे एक वकील था। उसका एक पत्र है जो उसने उसके पुत्र को लिखा है। महादजी गोविंद हिंगणे लिखता है, यह पत्र मित्रों 16 अप्रैल 1744 का है। मराठाओं ने गया के बाद बंगाल तक जो जीएसटी कलेक्शन के लिए कठोर हथकंडे अपनाए, उससे स्थानिक जनता नाराज हुई। उन्हें स्थानिक जनता को लग रहा था कि यह फौज तो खुद बादशाह की है और फिर भी बादशाह के विरुद्ध कैसे खड़ी हो सकती है। इससे तो हमारा पूर्व सार्वभौमत्व खतरे में पड़ता है। उसी समय महाबत जंग से पेशवा मिले थे। रघु जी का विषय बीच में आ गया। महाबत जंग ने गुहार लगाई कि रघु जी मनमानी करके बहुत अत्याचार कर रहे हैं। तद्वत रघु जी का नाना ने पराभव करके लोगों का जो था स्थानिक लोगों का वो विश्वास जीतने की नाना ने कोशिश की। और यही कारण है कि बंगाल में नाना ने खेत से भी जाने से फौज को पनाह किया। मैंने आपको बताया था परसों। आगे हिंगणे लिखते हैं कि नागो महादेवंता जी कृष्ण और उसके साथ वाले 10-12 ब्राह्मण थे, 100 से 150 बारगीर थे, नौकर नफर कुल भी ओरछाकारों ने काट डाले हैं। शिविर लूट लिया। झांसी के किलों को घेरा बनाए ये ओरछा वाले बैठे हैं। आगे लिखते हैं, धोंडो दत्ताजी लगातार तोपों से उन पे हमला कर रहे हैं, लेकिन बाहर से अभी कोई मदद नहीं मिल पाई है। हिंगणे अंदर बाहर जा सकते थे क्योंकि हिंगणे वकील थे। हिंगणे वकील का नाम 2-3 बार अगर आपको ध्यान हो तो हमारे पिछले एपिसोड में आ गया है। गोविंदराव सखोजी ने कहा है, यानी हिंगणे को कहा है कि मल्हार राव कृष्ण पंत का पुत्र और जमाई दोनों ओरछा में मारे गए हैं। एक झांसी के पर्वत के कारण इतना सब कुछ हुआ है, ये ध्यान में रखो आप। और ये हिंगणे अपने पुत्र को लिखता है, एक झांसी के पर्वत के कारण इतना सब कुछ हुआ है। और छेकरों ने यानी पृथ्वी सिंह ने तो घात ही कर दिया। उसका समर्पक उत्तर श्रीमंत अवश्य देंगे, ये मुझे विश्वास है। मल्हार कृष्ण अपने ही सारे परिवारों के साथ स्वामी कार्य में मारा गया, ये दुखद है। लेकिन उसके मातोश्री को अब तक ये वर्तमान नहीं बताया गया। आप सतर्क रहे। आज इस पत्र को हम इतिहास का असल दस्तावेज ही मानेंगे, क्योंकि हिंगणे वकील ने स्वयं के हस्ताक्षर में उसके पुत्र के नाम मराठी में ये पत्र लिखा है जो आज उपलब्ध है। इस पत्र का मिलना डफ के लिए केवल और केवल अशक्य है, क्योंकि ये कोई राजनीतिक पत्र व्यवहार तो नहीं था दो राजाओं में। लेकिन मित्रों, एक बात बता दूं, इससे डफ की घृणित मानसिकता और या क्या कहते हैं उसकी जो मक्कारी है वो कम नहीं होती, ये मैं बताना चाहता था। ये हिंगणे वकील का आंखों देखा हाल उसने अपने पुत्र को लिखा, क्योंकि वो झांसी किले में उपस्थित था। और इस प्रकार के हर क्षेत्र में भयंकर अवरोध
अवरोधों से मराठाओं को जूझना पड़ा। बाजीराव का दिल्ली का संकल्प महाकठिन था, लेकिन अपने पिता के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने में नाना ने कोई कसर नहीं छोड़ी। हाँ, मार्गक्रमण करते करते मानवीय भूल चूक तो बहुत सारी हो गई, हम चर्चा भी कर रहे हैं, लेकिन बुद्धिमत्ता की कसौटी पर ये सत्ता का भयंकर खेल नाना खेलता रहा। वंदे मातरम।